वेलकम यू ऑल इन लेक्चर नंबर 4 ऑफ रोटेशनल डायनामिक्स। तो रोटेशनल डायनामिक्स का ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट का आज स्टडी करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोनिकल पेंडुलम, या हम इसे मखरूती रक्काज भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम या फिर इसे मखरूती रक्काज भी कहते हैं। कोनिकल पेंडुलम या फिर मखरूती रक्कास। तो सबसे पहले मखरूती रक्कास को समझने के लिए हम पेंडुलम को समझ लेते हैं कि रक्कास एक्चुअली कहते किसको है। तो रक्कास दो चीजें लेकर आप पेंडुलम को तैयार कर सकते हैं। पहले तो एक वेटलेस या फिर निग्लिजिबल मास वाला एक धागा लीजिए जो लंबाई में ज्यादा हो और फ्लेक्सिबल हो, लचकदार हो। उसके एक सिरे को एक वजनी कुर्रा बांध दीजिए और उसके दूसरे सिरे को एक मजबूत सहारे से लटका दीजिए। तो एक धागा लिया आपने और उसके एक सिरे को मजबूत कुर्रा या फिर जिसे हम बॉब भी कहते हैं, वो कुर्रा आपने बांध दिया और दूसरे सिरे को एक मजबूत सहारे से लटका दिया। तो ये जो सिस्टम है, ये जो अरेंजमेंट है, इसको रक्कास कहते हैं। मतलब एक रिजिड सपोर्ट से आपने क्या किया, एक धागे को लटकाया, धागे के एक सिरे पर एक मजबूत कुर्रा है। तो दिस इज अ हेवी बॉब या फिर इसे हम कुर्रा भी कहते हैं। ये एक रिजिड सपोर्ट है। दिस इज अ रिजिड सपोर्ट। दिस इज स्ट्रिंग या फिर हम इसे धागा भी कहते हैं। तो एक निग्लिजिबल मास का धागा फ्लेक्सिबल धागे से एक हेवी बॉब को अगर लटका दिया जाए एक मजबूत सहारे से, तो इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं पेंडुलम। इट इज अ पेंडुलम या फिर रक्कास। अब रक्कास की बहुत सारी किस्में होती है, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में आपको दो इसकी टाइप्स पढ़ना है, दो टाइप्स की स्टडी करना है। एक होता है सिंपल पेंडुलम और एक होता है कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम को समझने से पहले हम सिंपल पेंडुलम को थोड़ा सा उसको डिफाइन कर लेते, थोड़ा उसको समझ लेते हैं। अगर इस कुर्रे को मैं पकड़कर यहां पर लेकर आता हूं, उसको डिस्प्लेस करता हूं उसकी ओरिजिनल पोजीशन से, और यहां पर मैं उसको लेकर आता हूं और यहां पर लाने के बाद उसको मैं छोड़ देता हूं, रिलीज कर देता हूं, तो ये उसके वस्ती मुकाम के गिर्द इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन यहां पर परफॉर्म करता है। तो अगर इस कुर्रे को मैं यहां पर डिस्प्लेस करूं, डिस्प्लेस करने के बाद उसे रिलीज कर दूं, तो ये टू एंड फ्रो मोशन यहां पर अंजाम देता है वर्टिकल प्लेन के अंदर। तो इस किस्म के रक्कास को कहा जाता है सिंपल पेंडुलम या सादा रक्कास। लेकिन हमको यहाँ पर स्टडी करना है कोनिकल पेंडुलम की। तो कोनिकल पेंडुलम में रक्कास को किस तरह से मोशन दी जाती है, तो उसको इस तरह से मोशन दी जाती है कि उसके कुर्रे को इस तरह घुमाया जाता है कि वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में या फिर उफ़क़ी मुस्तवी के अंदर दायरवी हरकत अंजाम दे। तो इस तरह से एक मजबूत सहारे से धागे को लटकाकर उसके कुर्रे को इस तरह से घुमाया जाता है उफ़क़ी सतह के अंदर। तो इस अरेंजमेंट को यहाँ पर कहा जाएगा कोनिकल पेंडुलम। तो मखरूती रक्कास की डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं हम। सपोज करेंगे ये एक रिजिड सपोर्ट है, मुस्तहकम सहारा। इस सहारे से आपने एक कोनिकल पेंडुलम को जो है तो एक पेंडुलम को हैंग किया है, लटकाया है, और लटकाने के बाद उसके कुर्रे को इस तरह से हरकत दी कि वो उफ़क़ी मुस्तवी में जो है तो दायरवी हरकत अंजाम दे। तो हरकत के वक्त उसकी जो पोजीशन होगी हम इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ पर सपोज ये डिस्प्लेस पोजीशन है उसकी, और वो इस तरह से उफ़क़ी दायरे के अंदर हरकत अंजाम दे रहा है। तो यहाँ पर एक दायरा ड्रॉ कर लेंगे हम। तो सपोज करेंगे कि ये उफ़क़ी मुस्तवी के अंदर ऐसे दायरवी हरकत अंजाम दे रहा है। ये इसको हम दायरा फर्ज करेंगे, और ये जो दायरे का मरकज है इसे मैं सेंटर सी से जाहिर करता हूँ, और जो जिस पॉइंट से इसको लटकाया गया है उसे मैं नाम नुक्ता ओ दे देता हूँ। और फर्ज करेंगे कि ये जो बॉब की पोजीशन है, यहाँ पर एक नुक्ता है, उस नुक्ते को नाम दे देंगे हम नुक्ता बी। तो बी सी
ये दायरे का निस्फ कुत्र कहलाएगा, यहाँ पर दायरे का रेडियस कहलाएगा, और दायरे के रेडियस को हम स्मॉल r से जाहिर करेंगे। कोनिकल पेंडुलम इसका नाम इसलिए भी रखा गया है कि जब ये मोशन परफॉर्म करता है तो एक कोन शेप तैयार होती है इस तरह से। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड पे तो ड्रॉ नहीं कर सकते, इस तरह से ये जो बॉब है वो इस तरह हरकत अंजाम देने की वजह से यहाँ पर ये एक कोन शेप का जो है तो शक्ल तैयार होती है, इसलिए इस रक्कास का नाम कोनिकल पेंडुलम भी रखा गया है। तो अब कोनिकल पेंडुलम में आपको क्या स्टडी करना है, एग्जाम में आपको सवाल आ सकता है कि मखरूती रक्कास के दौरी वक्त का फिक्रा अखज़ कीजिए या फिर इसके तवातिर का फिक्रा अखज़ कीजिए। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पीरियोडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम या फिर डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो हरकत के दौरान इस पे कौन कौन से कंपोनेंट्स एक्ट कर रहे हैं वो कंपोनेंट की हम सबसे पहले स्टडी करेंगे। तो हमारा टारगेट है कि हम इसके पीरियोडिक टाइम का एक्सप्रेशन डिराइव करने जा रहे हैं, मतलब दौरी वक्त, जो एग्जाम में आपको पूछ सकता है। तो हरकत के दौरान जाहिर सी बात है कि हमने इसके पहले भी दो केसेस देख चुके हैं। मुड़ी हुई सड़क से जब गाड़ी गुजरती है तो उसके ऊपर कौन कौन से कंपोनेंट एक्ट करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी हमको देखना है कि इस बॉब के ऊपर, इस कुर्रे के ऊपर कौन कौन से कंपोनेंट एक्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले कुर्रे का जो वजन है वो उमूदन नीचे की जानिब यहाँ पर अमल करता है, वेट mg उमूदन नीचे की जानिब अमल करता है। और ये धागे का तनाव फर्ज करेंगे, धागे की लंबाई l है और इस कुर्रे का जो मास है वो m फर्ज करेंगे, तो कुर्रे का वजन हो जाएगा mg, और l लंबाई के धागे में तनाव पैदा होगा T0, और उस तनाव की जो डायरेक्शन है वो नुक्ता O की जानिब होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट मिले हमको, उसका वेट नीचे की जानिब और धागे के अंदर तनाव नुक्ता O की जानिब। लेकिन यहाँ पर वेट को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वेट नीचे की तरफ हमल कर रहा है और कुर्रा जो है वो उफकी सिमत में दायरी हरकत अंजाम दे रहा है। तो कुर्रे के वजन को यहाँ बैलेंस करने के लिए हम ये करेंगे कि T0 जो टेंशन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, T0 को दो हिस्सों में रिजॉल्व करेंगे। एक बिल्कुल उसके वजन के मुखालिफ होगा और ऊपर की तरफ अमल करेगा, जिसे हम नाम देंगे T0 cos थीटा, और एक उफकी सिमत में अमल करेगा, इसको नाम देंगे हम T0 sin थीटा। तो T0 को दो हिस्सों में तहलील किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है। T0 cos थीटा जो वजन के बैलेंस में होता है, और T0 sin थीटा इस कुर्रे को सेंट्रीपिटल फोर्स या मरकज जो कुव्वत फराहम करती है। तो ये डायग्राम पे से हम दो इक्वेशंस यहाँ पर तैयार कर सकते हैं कि यहाँ पे जो T0 sin थीटा है ये उस कुर्रे को मरकज जो कुव्वत फराहम करेंगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर लेंगे हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, और T0 cos थीटा और mg एक दूसरे के तवाजुन में है, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तो हम लेंगे यहाँ पे T0 cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, कॉल्ड इट इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से, तो एक को 2 से डिवाइड करने पर या फिर तकसीम करने पर हमें क्या हासिल होगा, T0 sin थीटा अपॉन T0 sin थीटा को डिवाइड करेंगे T0 cos थीटा से, इक्वल टू की जगह इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर को डिवाइड करेंगे mg से, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय mg। यहाँ पे एक जैसी जो टर्म है उसको हम कैंसिल कर देंगे, m से m कैंसिल होगा, T0 से T0 कैंसिल होगा, तो हमारे पास बच जाएगा, इसको मैं उल्टा करके लिखता हूँ, r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। मैंने सिर्फ क्या किया, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा और लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में लिखा। इस मसावात से, इस इक्वेशन से हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को भी लिख सकते हैं। ओमेगा स्क्वायर ये r न्यूमिनेटर में है तो इधर डिनोमिनेटर में जाएगा, g डिनोमिनेटर में तो इधर न्यूमिनेटर में चले जाएगा, तो g इधर चले गया और r नीचे, g साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा। ये है हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। अगर हम इसका जजरुल मुरब्बा ले, स्क्वायर रूट ले, तो ओमेगा की वैल्यू क्या मिलेंगी हमको, अंडर रूट जी साइन थीटा अपॉन आर कॉस
थीटा, इस तरह से। अब डायग्राम पर अगर गौर करें तो शक्ल के अंदर एक ट्रायंगुलर शेप यहाँ पर तैयार हो रहा है, एक ट्रायंगल तैयार हो रहा है। उस ट्रायंगल का नाम है OCB। इस तरह से ट्रायंगल की शेप है, यहाँ पे पॉइंट O, दिस इज पॉइंट B एंड दिस इज पॉइंट C। तो गौर करें तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का जो है तो एंगल बन रहा है और यहाँ पे जो एंगल है वो थीटा है। इस ट्रायंगल पर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेफिनेशन अप्लाई की जाए तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा की जो वैल्यू होंगी वो किसके बराबर होंगी? तो हमारे पास में ये OB जो जिला है इट इज इक्विवेलेंट टू लेंथ ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम, तो लंबाई के बराबर है, यानी OB की वैल्यू L है। और मैंने आपको बताया कि दायरे का जो निश्चित कुतुर है CB के इक्वल है, जिसे हमने R से जाहिर किया, तो CB इक्वल्स टू R है। अब साइन थीटा की डेफिनेशन है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मुकाबिल का जिला बटे वित्र। तो थीटा का अपोजिट जो साइड है वो BC है और इसकी वैल्यू है R, और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने का साइड होता है, तो हाइपोटेनियस यहाँ पर इक्वल है L के। इस पर से R की वैल्यू हम निकाल सकते हैं L साइन थीटा। तो R इक्वल्स टू हमको मिला L साइन थीटा के इस डायग्राम के जरिए। तो यहाँ पर वही वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, R की जगह पे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम L साइन थीटा। तो क्या मिलेगा हमको? देयरफॉर ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट G साइन थीटा अपॉन R की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे L साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में भी साइन थीटा है, डिनोमिनेटर में भी साइन थीटा है, दोनों को हम कैंसिल करेंगे। देयरफॉर फाइनली ओमेगा का एक्सप्रेशन हमको मिलेगा G अपॉन L कॉस थीटा। इसको नाम देंगे हम इक्वेशन नंबर 3, कॉल्ड इट इक्वेशन नंबर 3। अब एक फॉर्मूला हमने स्टडी करे थे जब हम एंगुलर वेलोसिटी का हमने लेक्चर देखा था, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था ओमेगा के 2 फार्मूले बताया था। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी या ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई n। तो यहाँ पर वही डेफिनेशन का हमको इस्तेमाल करना है, उसी डेफिनेशन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन टी, जहां पे टी पीरियोडिक टाइम को या दौरी वक्त को जाहिर करता है। तो टी को अगर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं तो टी इक्वल्स टू मुझे मिलेगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो ओमेगा की वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 3 से, तो 3 के जरिए ये बाय इक्वेशन नंबर 3 क्या मिलेगा हमको? टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है? अंडर रूट G अपॉन L कॉस थीटा के। अब मैं क्या करूंगा, ये जो अंडर रूट की टर्म है इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा न्यूमरेटर में, तो जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में चले जाएगा और जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट G अपॉन L कॉस थीटा है, तो ये हो जाएगा L कॉस थीटा अपॉन G, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट द पीरियोडिक टाइम ऑफ कोनिकल पेंडुलम। यही वो फिक्रा है जो मखरूती रक्कास के दौरी वक्त को जाहिर करता है। अब इस पे से सिंपली हम जो है तो इसके तवातिर या फिर इसकी फ्रीक्वेंसी का भी डेरिवेशन लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। तो वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो तवातिर होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। वो रेसिप्रोकल के टाइम के माकुस को हम तवातिर कहते हैं। तो इस पे से n की वैल्यू क्या मिलेंगी हमको? n की वैल्यू मैं यहाँ पे लिखता हूँ, so therefore n means frequency is equals to उल्टा ऑफ दिस, मतलब इसका रेसिप्रोकल। तो 2 पाई की जगह मैं इसको लिखूंगा 1 अपॉन 2 पाई, और ये जो अंडर रूट L cos थीटा अपॉन G है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा अंडर रूट G अपॉन L cos थीटा। तो ये वो इक्वेशन है जो मखरूती रक्कास के तवातिर के फिक्रे को जाहिर करती है। तो इन दिस वे वी डिराइव्ड द एक्सप्रेशन फॉर बोथ टाइम पीरियड एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर मखरूती रक्कास के दौरी वक्त और मखरूती रक्कास के तवातिर के फिक्रे को यहाँ पर अखज़ किया है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक क्लोज होता है। अगर वीडियो वाकई आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल
MS फिजिक्स ट्यूटोरियल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।